सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सोनम तोमर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोध छात्रा हूँ। आज कंचनजंगा पत्रिका की ओर से आयोजित पद्मश्री तेमसुला आओ स्मृति व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि पद्मश्री तेमसुला आओ कौन है, तो मैं उनके विषय में भी बताना चाहूंगी कि तेमसुला आओ नागालैंड की आओ जनजाति की चर्चित साहित्यकार हैं। विगत वर्ष हमारे बीच वो नहीं रही, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उन्हीं की स्मृति में कंचनजंगा पत्रिका द्वारा पिछले वर्ष से ही यह सीरीज चलाई जा रही है। इस कड़ी का यह 15वां व्याख्यान है। हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी पत्रिकाएं चल रही हैं जो मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, लेकिन हम पाते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं, वहाँ की भाषा को लेके, वहाँ की संस्कृति को लेके, वहाँ के समाज के प्रश्नों को लेकर जो एक हमारा उद्देश्य है इस पत्रिका के माध्यम से समाज में उनकी बातों को पहुंचाना, तो कंचनजंगा पत्रिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम वहाँ के पूर्वोत्तर के समाज को, वहाँ के सिनेमा को, वहाँ की बातों को मुख्य धारा की पत्रिकाओं तक भी पहुंचाएं और वहाँ के जो हिंदी का समाज है, हिंदी के समाज तक भी पहुंचाएं। तो एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों के माध्यम से। अगर इस पत्रिका की बात करूं तो मैं सिक्किम दिवस के अवसर पर इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी 2020 में। सिक्किम से प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली साहित्यिक पत्रिका है और पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को समर्पित यह पत्रिका पूर्वोत्तर की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति पर केंद्रित है। अब तक इसके 120 कार्यक्रम हो चुके हैं। स्थानीय रचनाकारों एवं कलाकारों की स्मृति में तमाम सीरीज इसकी आयोजित कराई जा चुकी है। पूर्वोत्तर भारत की विरासत, व्यापक फलक पर लोगों को परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोगों का होने वाला है और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो सिनेमा पे आधारित है। उसका विषय है हिंदी सिनेमा के गीतों में साहित्य। किस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्य और सिनेमा का जो एक अंतर संबंध बताया जाता है वो किस तरीके से पटकथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो उस पे आज वक्ता के रूप में हमारे बीच हिंदी जगत के, न केवल हिंदी जगत के, पूरे विश्व में अपने साहित्य का लोहा मनवाने वाले तेजेंद्र शर्मा सर उपस्थित हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पर। सर का परिचय छोटे शब्दों में बांधना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी अपने वक्ताओं के समक्ष एक छोटा सा परिचय सर का रखना चाहूंगी। हम सभी सर के साहित्यिक कौशल से, साहित्यिक छवि से, उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। सर पिछले 25 वर्षों से ब्रिटेन में हिंदी साहित्य का पर्याय माने जाते हैं। वे विश्व के एकमात्र हिंदी के साहित्यकार हैं जिन्होंने ब्रिटेन की महारानी के बकिंघम पैलेस में MBA की उपाधि प्राप्त की थी। उपाधि से सम्मानित किया गया। तेजेंद्र शर्मा सर कहानी, कविता, गजल, आलोचना के क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय लेखन कर रहे हैं। उनके अब तक 2 दर्जन से अधिक कहानी और कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनके लेखन पर 15 से अधिक आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सर, इसके बीच में ही मैं रुक के आपके परिचय में ये भी जोड़ना चाहूंगी कि मेरे साथ में मेरे कुछ मित्र ऐसे भी हैं, 3 मित्रों को तो मैं ऐसा जानती हूँ जो आपके साहित्य पे लघु शोध कर चुके हैं और 2-3 PhD का भी काम कर रहे हैं। तो इतना विराट सर साहित्य है आपका। और अगर टोटल संख्या में देखें तो आप पर 12 MPhil और 5 PhD हो चुके हैं। तो सर, यही संक्षिप्त परिचय रखते हुए आपका परिचय बहुत विराट है। हिंदी जगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जब प्रवासी साहित्य की बात आए तो आपका नाम कोई ना जानता हो। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से। तो आज का सर जो विषय है हमारा हिंदी सिनेमा के गीतों में साहित्य, तो सर मैं आपको इस विषय पर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप प्रकाश डालने की कोशिश करिए कि ये माना जाता है कि साहित्य और सिनेमा एक पहलू के 2 सिक्के हैं। तो ये जो पहलू के 2 सिक्के हैं वो किस तरीके से वर्तमान समय में भी, मैं चाहूंगी सर आप इतिहास, वर्तमान और थोड़ा भविष्य की दृष्टि को भी केंद्र में रख के ये बताएं। और चूंकि मेरा खुद PhD का जो कार्य है और MPhil का भी कार्य मेरा सिनेमा पे रहा है, तो आज के वक्तव्य को लेके मैं स्वयं बहुत उत्सुक हूँ आपको सुनने के लिए। तो सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और इस विषय पे, इस अंतर संबंध पे
दृष्टि डालें। सादर आमंत्रित हैं सर। आभार सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और भाई प्रदीप का भी। प्रदीप काफी दिनों से कह रहे थे कि ये प्रोग्राम करना है, और मैं नागालैंड की अध्यापिका तेंसुला आओ के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। उनके नाम से ये 15वां ऑनलाइन आयोजन है, मुझे बताया गया है। दरअसल बात हम करते हैं हिंदी सिनेमा की, तो मैं 1950 से 1970 तक के काल को हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड मानता हूं। इस पीरियड में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, जिनमें वी शांताराम, राज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, बिमल रॉय, बी आर चोपड़ा, एक से एक बड़ा फिल्म मेकर इसी काल में हुआ। के आसिफ, जिनकी मुगल आजम फिल्म बनी थी, और इस काल में हिंदी के सबसे बड़े स्टार्स भी हुए। जो सुपरस्टार की पहली परिभाषा थी, वो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की त्रिमूर्ति ने इसी काल में खड़ी की। जब कभी किसी बड़े स्टार के बारे में सोचा जाता था तो इन्हीं के बारे में सोचा जाता था। इसी काल में बहुत बड़े संगीतकार हुए। शंकर जयकिशन, नौशाद, सी रामचंद्र, अनिल विश्वास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआत भी हो गई थी आखिर में। एस डी बर्मन बहुत बड़े संगीतकार थे। तो यानी कि फिल्म मेकर, कलाकार और संगीतकार। और जहां तक गीतों का सवाल है, 1950 से 1970 के दशक में अच्छे गीत किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी माने जाते थे। तो जब बेहतरीन संगीत है, बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं और बेहतरीन कलाकार हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पास गीतकार हो वो भी कुछ ऐसे पाए के हों जो इन सब के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। इस पीरियड में बहुत से संगीतकार ऐसे थे, जैसे शंकर जयकिशन या नौशाद, जो पहले धुन बना लेते थे और धुन बना के गीतकार से कहा करते थे कि ये कहानी है, ये हीरो है, ये सिचुएशन है, इस पे गीत लिखना है। और आप सोचिए कि जो उनके गीतकार थे कितनी मेहनत से ऐसे गीत लिखते होंगे जो न केवल उस फिल्म और उस कहानी और सिचुएशन पे फिट बैठे, जब फिल्म उतर जाए तो उसके बाद वो एक अपने आप में एक फलसफा भी बन जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस काल में दो तरह के गीतकार हैं, एक शायर है और दूसरे कवि है। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक सिनेमा के लिए गीत लिखे, उनका नाम था मजरूह सुल्तानपुरी। 1948 में नौशाद के साथ जो फिल्म शाहजहां आई थी के एल सहगल की, वहां से जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, वहां से उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का पता चलता है। और वहां से लेके वो आमिर खान तक, के एल सहगल से आमिर खान तक वो गीत लिखते गए और सक्रिय रहे। और उन्होंने समय समय के साथ साथ अपने गीतों के शब्दों को बदला, गीतों की सोच को बदला। वो कुछ भी लिख सकते थे, उनकी ये बहुत बड़ी खासियत थी। वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा भी लिख सकते थे, और जब दिल ही टूट गया भी लिख सकते थे। जब शायरों की बात होती है तो उसमें जो प्रिंस ऑफ लिरिक्स साहिर लुधियानवी कहलाते हैं शायरों में, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, राजा मेहंदी अली खां, कैफी आजमी, कमर जलालाबादी और असद भोपाली, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने शायरी के जरिए हिंदी सिनेमा को बेहद खूबसूरत साहित्यिक कृतियां दी। वहीं जब हम कवियों और गीतकारों की बात करते हैं तो उसमें शैलेंद्र अलग से खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके अलावा
हमारे पास भरत व्यास, इंदिवर, पंडित प्रदीप, नरेंद्र शर्मा, अनजान, आनंद बख्शी, प्रेम धवन, गुलशन बावरा, नीरज और योगेश जैसे लोग दिखाई देते हैं। और इन सबसे सीनियर थे डीएन मधोक, जो पार्टीशन से पहले से लिख रहे थे और 60 के दशक तक बहुत सक्रिय रहे। मुझे याद आता है कि अजित कुमार एक बहुत सीनियर कवि हुए। जब मेरी उनसे बात हो रही थी सिनेमा के गीतों को लेकर, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेजेंद्र, सिनेमा के गीत साहित्य नहीं हो सकते। तो मैंने पूछा, सर क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है उनमें? उन्होंने कहा, दिक्कत यह है कि सिनेमा के गीत समझ आ जाते हैं और साहित्य होता है जिसे समझने के लिए मेहनत करनी पड़े। मैंने जो उनको जवाब दिया वो आज भी कह रहा हूं कि सिनेमा के गीत इसलिए साहित्य है क्योंकि वो हमें समझ आ जाते हैं, वो हमारे जीवन को इंटरप्रेट करते हैं, वो जिंदगी के बारे में बताते हैं कि जिंदगी कैसी है और कैसी होनी चाहिए। वो जीवन के हर इमोशन की परिभाषा गढ़ते हैं। और यहां तक कि एक जमाने में लोकगीत बहुत लोकप्रिय थे घरों में। हम जब कभी शादी ब्याह कोई भी रस्म होती थी, कोई त्योहार होता था, हम फोक सॉन्ग्स लोकगीत गाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा हुआ कि सिनेमा के गीतों ने कम से कम बड़े शहरों में उन लोक गीतों को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह खुद आके बैठ गए। अब जब शादी ब्याह होता है तो बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, ये बैंड वाले बजाते हैं। या बजाते हैं, छोड़ बाबुल का घर तो है पी के नगर आज जाना पड़ा, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। ये गीत हैं जिन्होंने डोली के साथ बज के, जब दुल्हन की डोली जाती है तो जितने भी हम लोकगीत गाया करते थे दुल्हन के जाने पे, उन सबको रिप्लेस कर दिया। तो सोचना पड़ेगा कि आखिर सिनेमा के गीतों में ऐसा है क्या कि जो हर इंसान के दिल तक पहुंच जाते हैं, हर इंसान के दिल की बात बताते हैं, हर इंसान के दिल की बात समझा देते हैं। तो मैं कहूंगा कि सिनेमा के गीतों की एक खासियत ये भी है कि सिनेमा के गीत सबसे पहले एक गीतकार की परिभाषा करते हैं। जब हम शैलेंद्र की ओर देखते हैं तो शैलेंद्र अपने एक कमर्शियल फिल्म के गीत में बताते हैं कि गीतकार होता क्या है। तो वो गीतकार के बारे में कहते हैं कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। शैलेंद्र के मुताबिक गीतकार ये है जिसका काम है गीत बनाना, और उसे किसी ऑडियंस की, किसी सुनने वाले की परवाह नहीं है, क्योंकि उसका काम गीत की रचना है। तो कोई ना मिले तो अकेले में गा के खुश हो लेता है। मगर फिर अगर उनसे पूछा जाए कि भाई अगर गीतकार ये है तो फिर अच्छा गीत क्या है, अब सोचिए अच्छा गीत क्या है। इसको शैलेंद्र अपने ही एक फिल्म में, एक फिल्म के लिए समझाते हैं कि सबसे मधुर कौन से गीत है। और फिल्म पतिता में कहते हैं, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी निकलते आते हैं। तो ये बड़ी खासियत
हेलो। मुझे लगता है कि सर के वहाँ पे नेटवर्क की शायद कोई दिक्कत है। तकनीकी कारणों की वजह से अभी कार्यक्रम जुड़ेंगे सर, क्या है, जुड़ रहे हैं। दोबारा जोड़ा है। हाँ भाई, वो बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मैं जी वापस सर। मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था, बिकॉज टेंशन में। लेकिन फिर शुरू कर देते हैं कहीं से भी। सिनेमा के गीतों की ये बड़ी खासियत है कि कहीं से भी शुरू करिए वो शुरू हो जाते हैं। तो हम बता रहे थे कि वो किस तरह से अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, शैली। उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। तो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थॉट है। मगर जब शैलेंद्र कहते हैं, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। शैलेंद्र सुर की बात करते हैं क्योंकि शैलेंद्र भारत की धरती से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सुर में गाया जाता है, बच्चे का गौन कुछ वो उसको यज्ञोपवीत होता है तो सुर में गाया जाता है, उसका मंगनी होती है तो सुर में गाते हैं, शादी होती है तो सुर में गाते हैं, मरने तक हम तो रोते भी सुर में हैं। और उसके बाद खेत में जब बीज बोते हैं तो गाते हैं, जब से फसल काटते हैं तो गाते हैं। हम हर काम सुर में करते हैं। तो एक बड़ा शायर है अंग्रेजी का जो थॉट की बात करता है, ठीक उसी तरह शैलेंद्र भारत के कवि हैं, भारत की धरती से जुड़े कवि हैं। वो भारत की धरती की बात करते हैं और सुर की बात करते हैं। तो दर्द का सुर जो है, इसलिए आप देखिए शेक्सपियर के सबसे बड़े नाटक कौन से हैं? मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर और ओथेलो, चारों ट्रेजेडीज है। तो सिनेमा में आप देखिए फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिलता है? हीरो का, जो या तो ट्रेजेडी वाला होता है या रोमांस वाला होता है। आपने कभी देखा कि महमूद को बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला हो, या असरानी को कभी बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला हो? यानी कि कॉमेडी के मुकाबले ट्रेजेडी को, दर्द के सुर को हमेशा ज्यादा महत्व मिला है साहित्य में, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य क्यों ना हो। हमारे सबसे बड़े एक्टर अपने जमाने के दिलीप कुमार थे, जिनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। तो इसी तरह से मैं जब बात करता हूं कि हम साहित्य मान सकते हैं किसको, क्योंकि बाकी भाषाओं में जब वही बात कही जाती है तो वो साहित्यकार माने जाते हैं। शैली अंग्रेजी के बड़े रोमांटिक कवि हैं। ओथेलो में जब शेक्सपियर के प्ले में डेस्टिमोना साइप्रस पहुंचती है तूफान से निकलने के बाद, और ओथेलो को मिलती है, जाके उसको गले लग जाती है, तो वो कहती है, इफ इट वर नाउ टू डाई, इट वॉज नाउ टू बी द मोस्ट हैप्पी। अब ये मेरे हिसाब से शैलेंद्र ने इस वाक्य को नारी विमर्श के तौर पे इस्तेमाल किया। सोचिए, एक फिल्म है, फिल्म में एक नाचने वाली की बेटी है, उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता है जो उम्र में उससे बड़ा है, और वो सेक्सुअली कमजोर है, उसको खुश नहीं कर सकता। वो उस व्यक्ति के साथ रह रही है दबाव में, उनका कोई वैवाहिक जीवन चल नहीं रहा। और अचानक उसके जीवन में एक व्यक्ति आता है जो उसे प्यार देता है, और वो अपने इस पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चल देती है। अब उन पलों को डायरेक्टर कैच करते हैं, विजय आनंद, के ट्रक पर हीरोइन रोजी और उसका प्रेमी राजू एक ट्रक पर है, और वो गा रहे हैं, गा नहीं रहे, वो गा रही है, और वो अपने मन की बात कह रही है। वो कह रही है, कांटों से खींच कर ये आंचल, यानी कि उसका जो विवाहित जीवन था वो कांटे थे।
कांटों से खींचकर ये आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल। वो नर्तकी की बेटी है, आज उसने पायल बांधी है, वो नाच रही है। शादी का बंधन तोड़ा और पायल बांधी तो ये आजादी का प्रतीक है। एक चीज का बांधना गुलामी था, दूसरी का बांधना आजादी है। और फिर कहती है कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल भर चला। आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। इफ इट वर नाउ टू डाई इट वॉज नाउ टू बी द मोस्ट हैप्पी, डेस्डेमोना कहती है, जो शेक्सपियर की नायिका है। और शैलेंद्र अपनी नायिका से कहलवाते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकलकर सोचा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है। तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो ये एक बहुत खास बात है शैलेंद्र की कि वो हमें ऐसी रचनाएं देते हैं जिनका मुकाबला, जिनकी तुलना हम दूसरे साहित्यकारों से कर सकते हैं, जो कि साहित्य में एस्टेब्लिश्ड लेखक हैं, जो दुनिया भर में बड़े साहित्य के लिए जाने जाते हैं। जैसे उर्दू में मिर्जा गालिब से बड़ा तो कोई शायर है नहीं, मगर गालिब जो है उनको जब जन्नत की बात की जाती है तो वो कहते हैं यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वो उसको केवल ख्याल मानते हैं। वो जानते हैं कि कोई हकीकत नहीं है, कोई जन्नत नहीं होती, कोई जन्नम नहीं होता। ये एक ऐसा थॉट है गालिब का जो जन्नत का मजाक उड़ाता है। मगर शैलेंद्र जन्नत को एक अलग ढंग से देखते हैं, मानते वो भी नहीं है कि जन्नत है। शैलेंद्र वामपंथी थे। वो कहते हैं कि तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो वो एक चैलेंज के रूप में देखते हैं इसको। कहते हैं कि ये एक चैलेंज है कि स्वर्ग नाम की चीज होती नहीं है, पर अगर कहीं है तो भाई तू तो जिंदा है, तुझे अपनी ताकत पे भरोसा करना है। तू उस जन्नत को जमीन पे ले आ ताकि हम देख सकें कि असली नजारा क्या है। तो ये हमारे जो गीतकार हैं इस तरह से व्याख्या करते हैं जिंदगी की। जैसे जीवन की दृष्टि क्या होनी चाहिए। साहित्य का काम है हमें राह दिखाए कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो जीवन कैसा होना चाहिए। तो शैलेंद्र फिर कहते हैं कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। तो जीना क्या है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। केवल अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है जब तक हम दूसरों का दर्द अपने आप नहीं महसूस करेंगे। और साहित्य की तो ये सबसे बड़ी कसौटी है जब हम कहते हैं कि पर काया प्रवेश। जब तक कोई लेखक या कवि पर काया प्रवेश नहीं करेगा वो बड़ा साहित्यकार नहीं हो सकता। तो हमारे जो हिंदी के गीतकार हैं वो अपने मन की बात कैसे सिनेमा में डालते हैं। देखिए शैलेंद्र मार्क्सवादी थे, साहिर मार्क्सवादी थे, मगर वो हर वो बात जो वो कहना चाहते थे वो सरल शब्दों में पिरो के कमर्शियल सिनेमा में डाल देते थे। अब सोचिए शम्मी कपूर अगर एक फिल्म का नायक है
उसमें साथ माला सिन्हा और राजकुमार है। ऐसी फिल्म में शम्मी कपूर के लिए एक गीत लिखते हैं वो शैलेंद्र, और कहते हैं, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है। जिसको ठंडा रहना चाहिए वो तो उसमें आग है, और जिसमें आग होनी चाहिए वो ठंडा है। कि चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। और फिर कहते हैं, सूरज जरा तू आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ए आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। और दावत क्या है? आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे। ये दावत है। उन्हें कोई बिरयानी नहीं चाहिए, व्यंजन नहीं चाहिए। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे। अब देखिए, हमारे जमाने में अलग अलग चेंजेस आए। एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक जमाना आया कि कोऑपरेशन से काम होगा, सारे काम सरकार नहीं करेगी, हम लोग मिलजुल के भी करेंगे। तो साहिर लुधियानवी उस कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक ऐसा गीत रचते हैं कि जिससे हम सब मजबूर हो जाते हैं कि मिल के काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हम मेहनत वालों ने जब जब मिलकर कदम उठाए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश नवाए, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो सोचिए कितना बड़ा एक मूवमेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसी के अंदर वो यहीं पे नहीं रुक जाता, वो कहता है जब हम कोऑपरेटिव काम करेंगे तो हमारे पास सरकार का सुरक्षा तंत्र नहीं है। अगली पंक्ति में कहते हैं, साथी जागते रहना साथी रे, कि ये जो मेहनत तुम कर रहे हो उसकी देखभाल भी करनी है। यही खासियत है सिनेमा के गीतों की कि वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं जो स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं। उन गीतों की एक खासियत ये है कि वो बिना बोले सब कुछ बोल देते हैं। अब अगर हम उन चीजों को दिखाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर एक्शन हो रहा है और पीछे गीत चल रहा है, ये उस गीत की बहुत बड़ी खासियत है। कि दो दोस्त हैं, एक ही लड़की को प्यार करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि अगर वो लाल फूल लेके आएगी तो वो एक को पसंद करती है, सफेद फूल लेके आएगी तो दूसरे को पसंद करती है। अब मंदिर जा रहे हैं, वो लड़की भी जा रही है और ये दो दोस्त भी जा रहे हैं। तो साहिर उसके लिए लिखते हैं कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। याद रखिएगा कि साहिर एक मार्क्सवादी थे। साहिर भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। बड़ा साहित्यकार वो है कि जब वो कुछ लिखे तो उस स्थिति को, कहानी को, चरित्रों को देखकर दिमाग में लिखे, अपनी निजी भावनाओं को साइड में रखे। और साहिर क्या कहते हैं, उन दोनों के चेहरे पे ऊहापोह है कि लड़की सफेद फूल लाएगी या लाल लाएगी। तो साहिर कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, जो भी तेरी मुश्किल है वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो देखिए, बिना कोई डायलॉग इस्तेमाल किए किस तरह साहिर समझाते हैं
कि इन कैरेक्टर्स के मन में क्या ऊहापोह चल रही है। और साहिर क्या करते हैं कि जो हमारे बड़े-बड़े धर्म ग्रंथों का मूल है, वो अपने एक आध पंक्ति में ही पूरा लिख देते हैं। हमारी भगवत गीता कहती है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल तुम्हारे बस में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे बस में है। और साहिर कहते हैं, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। अब गम और खुशी क्या है? जब आप मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता तो गम होता है ना। और खुशी क्या है? जब फल मिल जाता है तो खुशी हो जाती है। तो साहिर कहता है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और फिर एक ऐसी थ्योरी देते हैं सिनेमा के गीत के माध्यम से, जो थ्योरी बहुत स्थापित मूल्यों को चैलेंज करती है। साहिर लुधियानवी कहते हैं, संसार से भागे फिरते हो, संसार से फिर क्या पाओगे? इस लोक को जो अपना न सके, उस लोक को क्या अपनाओगे? और फिर चित्रलेखा कहती है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के बारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, संसार से तुम क्या पाओगे। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो फिल्मी शायर या गीतकार हैं, वो किस तरह से बड़ी बातें, जिंदगी को राह दिखाने वाली बातें किस तरह, किस आसानी से कह जाते हैं। और वो बातें हम लोगों को याद रहती हैं, हम उनको गुनगुनाते हैं, केवल समझने की कोशिश नहीं करते। हर वो गीत जो हमने गुनगुनाया है, अगर हम उसका अर्थ भी समझ लें कि जब जिस देश में गंगा बहती है का सीधा सा नायक ये कहता है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। देखिए जीवन की कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि हर आदमी जो दिखाता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, दरअसल उसे बहुत कम आ रहा होता है, वो केवल घमंड में है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, तो मिलजुल के रहो और प्यार करो। ये सारे जो थीम है, देखिए 1947 में आजादी मिली, 1949 में राज कपूर ने फिल्म बनाई बरसात। और जो बरसात 1949 में रिलीज हुई, वो 48 में बन रही होगी, तभी तो 49 में रिलीज हो गई। तो 1949 में एक नया ईडियम देते हैं गानों को। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, राज कपूर, मुकेश, ये एक ऐसी टीम बन जाती है। अब सोचिए, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देर न करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस टूट जाए। श्रृंगार रस जो है, वो सिनेमा का सबसे स्ट्रॉन्ग रस है। क्योंकि हर सिनेमा में नायक और नायिका का प्रेम तो होता ही है, और फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बिछोड़ना भी होता है। तो श्रृंगार रस जिस तरह से सिनेमा में आता है, हर गीतकार ने अपनी किसी न किसी फिल्म में बहुत खूबसूरत श्रृंगार रस के गीत लिखे हैं। जैसे मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। अब सोचिए
कितनी बड़ी बात है कि प्रेमी प्रेमिका को कह रहा है कि वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहां जाओगे। और इसी को जब शैलेंद्र लिखता है कि मेरे सपने में आना रे सजना, मेरे सपने में आना रे, वो बात पिया मेरे कानों में फिर से कह जाना रे, चोरी चोरी आके पिया बैठना सिरहाने, बात ना करूंगी सजन नींद के बहाने, मुझे छेड़ के जगाना रे सजना। क्या सॉफ्ट फीलिंग है कि सपने में भी छेड़ के जगाना है, झिझोड़ के नहीं जगाना है। शकील कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और जो सिमिलीज देते हैं, और उसके बाद जो सेम लेखक है, एक तरफ कहता है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, दूसरे गाने में कहते हैं श्रृंगार रस के हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। तो जहां तक श्रृंगार रस की बात है, वो इतना खूबसूरती से सिनेमा में आया है कि ये एक, अगर जैसे हिंदी साहित्य में काल है, भक्ति काल है, या जो भी हमारे अलग अलग काल है, हम उस तरह से सिनेमा में देख सकते हैं कि इन 20 सालों में हर काल की कविता आपको मिल जाएगी, हर थीम की कविता मिल जाएगी। भरत व्यास ने एक बहुत खूबसूरत कविता नुमा गीत लिखा है। फिल्म थी स्त्री, जिसमें जो नायक है वो नायिका के बारे में सोच रहा है और उससे पूछ रहा है, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुरिम तान, या सरिता जल की तरंग हो, अरुण कमल की मधु मुस्कान, कौन हो तुम। ऋतु बसंत की प्रथम कली हो, सावन की पहली बरसात, या चिर विरही दो हृदयों के मधुर मिलन की पहली रात, कौन हो तुम। प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो, या मनु की पहली संतान, प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो, या मनु की पहली संतान, नव यौवन की प्रथम दृष्टि हो, नयनों की पहली पहचान, कौन हो तुम। अब इसी को अगर हम गा के सुना दें तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा ये कौन सा गाना है, क्योंकि आप फिल्म के गीत को धुन के बिना पहचान नहीं पाते। आप इसी गीत को कहिए, कौन हो तुम, कौन हो, तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो महेंद्र कपूर का गाया हुआ गाना है। मगर उस गीत में क्या खासियत है ये हम नहीं समझते। अब सोचिए कि कविता के मामले में एक ऐसे कवि हैं भरत व्यास, जो कविता के रूप में पूरी एक कविता खुद अपनी आवाज में सुनाते हैं। फिल्म नवरंग में उस पे एक्टिंग करते हैं आगा और उनके दोस्त। तो ये कविता आपको जरूर सुननी चाहिए कि 1950 से 70 का दशक क्यों खास है। उस समय के फिल्म मेकर साहित्य को समझते थे, वो अपने सिनेमा के लिए साहित्य लिखवाते थे, और ये कहते हैं, कवि राजा कविता के ना अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे अनाज हो रहा महंगा दिन दिन, भूखे मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया।
अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, अरे गेहूं परो गजल, धान के शेर सुनाओ, नून मीन मिर्ची चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे, कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झंझन करती कहो रुबाई पैसे वाली, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। तो देखिए, ऐसी कविता 1950 से 1970 के दशक में सिनेमा में कविता के तौर पे सुनाई जा सकती है। ये शायद 80, 90, 2000 के दशक में ऐसा संभव ना हो। मगर आप देखिए कि हमारे जो गीतकार हैं वो सिनेमा में एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। शकील बदायूनी जब अपनी फिल्म लैला मजनू के लिए एक गीत लिखते हैं तो उसमें वो स्थाई और अंतरा वैसे नहीं लिखते जैसे कि सिनेमा में लिखा जाता है। वो कहते हैं, चल दिया कारवां, लुट गए हम यहां तुम वहां, गिर पड़ी बिजलियां, जल गया आशियां, उठ रहा है धुआं। वो जाने वाले ठहर जरा, फरियाद हमारी सुनता जा, दामन पे लिखी जो अश्कों ने रुदाद हमारी सुनता जा, जी सकेंगे न हम तुझसे होकर जुदा, ऐ मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा, मेरा महमिल चला हाथ से दिल चला, रह गई दास्तां, चल दिया कारवां, लुट गए हम यहां तुम वहां। अब आप सोचिए, कोई स्थाई नहीं, कोई अंतरा नहीं, केवल सीधा सीधा गीत है तलत महमूद की आवाज में, चल दिया कारवां, लुट गए हम यहां तुम वहां। इसी तरह कैफी आजमी फिल्म हकीकत में कहते हैं, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था आंचल के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको, कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल बढ़ता ही आया, यहां तक कि उससे जुदा हो गया। ये लोग क्योंकि साहित्यकार हैं, जैसे जैसे अतुकांत कविता आई तो इन्होंने मीटर नहीं छोड़ा, लेकिन बिना तुक के मीटर के साथ रचनाएं रची। और मेरी शिकायत मॉडर्न पोएट्री से यही है कि वो अतुकांत होते होते बेतुकी हो गई। आप तुक ना लिखें, लेकिन आपको मीटर छंद तो आना चाहिए ना। आप कविता में और प्रोज में फर्क क्या है? छंद का ही तो है। तो जरूरी नहीं कि आप तुकांत लिखें, लेकिन छंद या मीटर वजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और नीरज ने तो पूरी तरह से सिनेमा के गीतों का नया एक ईडियम लिख दिया और ऐसा गीत रच दिया जो हमारे सपने में भी नहीं आ सकता था कि ऐसा गीत सिनेमा में हो सकता है। और वो क्या कहते हैं कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। अब सोचिए, आप सोच सकते थे कि एक फिल्म का गाना ऐसा है, ऐसा हो सकता है? तू जहां आया है ये तेरा घर नहीं, गली नहीं, कुचा नहीं, दुनिया है। कभी नहीं सोच सकते थे। तो सिनेमा में गीतों के लिए एक नया ईडीएम लिखा गया। हालांकि जब नीरज बताया करते थे, मुझे नीरज जी से कुछ बार मिलने का मौका मिला और मैंने जब अपना पहला कविता पाठ किया था वो नीरज जी की अध्यक्षता में किया था बॉम्बे में। रामरिख मनर हुआ करते थे, बहुत महान आदमी थे जो कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे। उसमें नीरज जी के सामने मैंने जब कविता पढ़ी तो उन्होंने बैठे हुए थे, उठ के पीठ थपथपाई और कहा, बेटा लिखना मत छोड़ना, लिखते रहना। तो मैं कविता तो उस तरह से नहीं लिख पाया, लेकिन लिखता तो रहता हूं। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि जब आजादी मिली और हमारे गीतकारों ने नेहरू जी के साथ मिलके सपने देखने शुरू किए, तो लिखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है।
भीख में जो रोटी मिले वो भी हम न लेंगे, जिंदगी में आंसुओं की माला पहनेंगे। बदलेगा जमाना, ये सितारों पे लिखा है। तो बदलेगा जमाना, ये सितारों पे लिखा है। इसीलिए हम कहते हैं ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है। ये उस जमाने की सोच है जब भारत को आजादी मिली थी। नेहरू जी ने एक नए भारत का सपना दिया था और हमारे गीतकारों ने उसे पकड़ा था। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, दूब गंगा की हिमालय का वतन आजाद है। एक जब से कविता बाएं हाथ से लिखी जाने लगी तो कविता में से एक चीज गायब हो गई, और वो था देश प्रेम। देश प्रेम की कविताएं बिस्मिल और उससे भी पहले लिखी जाती थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, प्रेम धवन ने शहीद फिल्म जब बनाई मनोज कुमार को लिखे तो उन्होंने बहुत खूबसूरत देश प्रेम के गीत लिखे। राजेंद्र कृष्ण ने देश प्रेम का गीत लिखा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। एक मजेदार बात यह है कि अजित कुमार जी इस कविता को साहित्य मानते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसे वो साहित्य मानते हैं, मगर इसे नहीं मानते कि सुनो सुनो या दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, वो बापू जो पूजे थे इतने जितना गंगा माँ का पानी। ये इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि इसको राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और वो सिनेमा से जुड़े थे। अगर इस गीत के नीचे भी सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम होता तो ये भी साहित्य हो गया होता। अगर एक कहानी साहित्य है तो दूसरी क्यों नहीं है? पांडे जी की कविता साहित्य है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ये साहित्य है। मगर भरत व्यास ने लिखा ना, वो साहित्य नहीं हो सकता कि वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखी रे आज उसकी लाज। अब देखिए, पांडे जी ने पहली पंक्ति में चेतक का नाम दे दिया, कितनी स्थूल कविता हो गई। लेकिन भरत व्यास ने कहीं चेतक का नाम नहीं दिया। मैं हमें पता लग गया चेतक की बात हो रही है कि वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उसकी लाज, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। उसने चेतक को मनुष्य बना दिया भरत व्यास ने। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। अकबर नाम का पहाड़ सामने है तेरे। ये क्यों नहीं है साहित्य? अगर पांडे जी की कविता साहित्य है तो ये भी साहित्य है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो साहित्य है जो आसानी से समझ में आता है, जिसे हम आत्मसात कर पाते हैं। देखिए, सिनेमा में पूरी कहानी गीत के माध्यम से सुना दी जाती है। कैसे? कि जैसे कास्टिंग शुरू हुई और कास्टिंग में फिल्म का नाम है तूफान और दिया, और कहा निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अब कहानी क्या सुना रहे हैं? एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने को मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ दे वो पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। तूफान ने एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अब सोचिए, अभी फिल्म शुरू नहीं हुई, कास्टिंग में उन्होंने बता दिया
कि इस कहानी का जो पात्र है वो जिंदगी भर संघर्ष करेगा, जिंदगी के तूफान और थपेड़ों से लड़ता हुआ इस फिल्म में दिखाई देगा। एक लड़की टोंगे पे बैठ के घर से विदा हो रही है तो राजेंद्र कृष्ण लिखते हैं, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली, कौन भला उस बाप को पूछे होना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। तो ये जो बड़े गीतकार थे, ये खुद इतनी खूबसूरत रचनाएं रच के हमें जिंदगी के इतने मायने समझाते थे। मैं जब श्रृंगार रस की बात करता हूं तो कहता है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा, आधे छलके नयन, आधी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। अब सोचिए कितना खूबसूरत इसमें बिंब हैं, छवियां हैं, भाषा है। अगर ये साहित्य नहीं है तो फिर क्या साहित्य है? मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं इसको अंत में आपको साहिर लुधियानवी की एक कव्वाली है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। हिंदी साहित्य मतलब हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कव्वाली है। जो साहिर ने उसमें लिखा है, अगर हम ये कोशिश करें कि आज ये बात कह दें तो राजनीतिक दंगे हो जाएंगे, मगर साहिर 1960 के दशक में ये बात कह पाए। उन्होंने कहा, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है, इश्क इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो अगर बंदे को खुदा बनना है तो हमें इश्क करना जरूरी है। और इश्क का मतलब केवल शारीरिक इश्क नहीं है, इश्क एक बहुत वाइडर टर्म है यहां पे जो साहिर ने इस्तेमाल की है। तो मेरा पिछले 20 साल से यही मुहिम रही है मेरी कि जो हिंदी सिनेमा के 1950 से 70 के गीत हैं, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसका एक पेपर होना चाहिए, हर विद्यार्थी और हर स्कूल में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, छठी के लिए हम देश प्रेम के गीत दे सकते हैं, 11वीं के लिए हम कुछ दूसरे गीत दे सकते हैं, बीए के लिए अलग गीत दे सकते हैं, एमए के लिए अलग गीत दे सकते हैं। गीतों का, फिल्मी गीतों का एक पेपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पूरी एक परंपरा को जिंदा रखेंगे। और हमारे जो नए लेखक जो आ रहे हैं, जो गीत लिख रहे हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि भाई अगर हमें भी इनकी जगह यूनिवर्सिटीज में लेनी है तो हमें भी इनकी तरह लिखना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि स्टूडियो का टाइम कम होता है, तो बस बच्चों आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसा लग रहा है कि अभी और आपको सुनेंगे और हमारे जो श्रोता है वो भी अभी आपको और सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने श्रोताओं को कि हम आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे और आपको हम सुनते रहेंगे। एक छोटा सा सर प्रश्न आया है, डॉक्टर सोनपाल जी का है। वो पूछना चाह रहे हैं कि वे कौन से कारण है जिनकी वजह से फिल्मी गीत कभी साहित्यिक दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया? यहाँ एक पूरी साहित्यिक मठाधीशों की परंपरा रही है और वो लोकप्रियता को साहित्य का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अगर कोई लोकप्रिय है तो वो साहित्य नहीं हो सकता।
तो ये क्योंकि एक लोकप्रिय विधा है, ये मासिस की विधा है। यहां आप एक फिल्म का जो गीत है, आप देखिए जितने लोगों को साहित्य एक बड़ा एलिटिस्ट चीज है। साहित्य की पहली शर्त है आपको भाषा पढ़नी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी पढ़नी तो आप साहित्य नहीं पढ़ सकते। वेयर एज जो सिनेमा है उसके लिए केवल बोली आनी चाहिए। जो इंग्लैंड के जो बच्चे हैं भारतीय मूल के, वो भी गाने समझ रहे हैं ना, वो भी सुन रहे हैं। मैं इसलिए 50 से 70 के गाने चुनता हूं क्योंकि राज कपूर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था जब हम पुराने गाने सुनते हैं तो हमारा सिर हिलता है, और जो 80 के बाद के गाने सुनते हैं तो हमारे पैर हिलते हैं। तो जो गीतों की यात्रा है वो सर से पैर तक है। तो जितने भी मठाधीश हैं वो कहते हैं आज के गाने देखो कितने लचर हैं। मैं कहता हूं आज के गाने लचर हैं, पर 1950 से 70 के गाने तो अलग है ना। तो आप उनको तो साहित्य मानिए, जो गाने साहित्य माने जाने चाहिए। समस्या ये है कि जो लोग बैठे हैं ऊपर, उन्होंने ये तय कर लिया कि साहित्य दोयम दर्जे की कला है। लेकिन मजेदार बात यह है, प्रेमचंद से लेके और जिस बंदे ने आज अपनी पहली कहानी लिखी है, वो सब चाहते हैं कि उनकी कहानियों पे फिल्में बने। सब आते हैं सिनेमा में। प्रेमचंद भी आए, धर्मवीर भारती भी आए, और मन्नू भंडारी भी आए। सब लोग आए, सब ने प्रयास किए, मगर कमलेश्वर, राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी, ये 3 लोग थे जिन्होंने सिनेमा के मीडियम को समझा, और उन्होंने इसको दोयम दर्जे की विधा नहीं माना, उन्होंने इसको अलग विधा माना। कमलेश्वर जी से मेरी बहुत बार बात होती थी इसको लेके। मॉरिशस में हम लोग इकट्ठे थे एक बार, जब वो सौतन नाम की फिल्म लिख रहे थे। तो वो यही कहते थे कि तेजेंद्र, समस्या ये है कि हम होलियर देन दाऊ वाली जो बात है ना, हम महान हैं। अब सोचिए, मैंने 3 पेज में लिखा कि वो तैयार हो रहा था, वो सोच रहा था जाए या ना जाए, परेशान था। मैं इसको सिनेमा में 30 सेकंड्स में दिखा दूंगा, तो आपकी कहानी के 3 पेज तो बेकार हो गए ना मेरे लिए। तो सिनेमा साहित्य पर आधारित हो सकता है, क्योंकि सिनेमा ऑडियो विजुअल मीडियम है। सिनेमा साहित्य नहीं हो सकता ट्रेडिशनल सेंस में, मगर साहित्य इतना बड़ा शब्द है ना, उसमें कविता, गजल, कहानी, उपन्यास, लघु कथा सब आते हैं ना। तो उसका एक पार्ट सिनेमा भी है। ऐसी भी कहानियां हैं जो केवल सिनेमा के लिए लिखी गई, वो पहले लिखी हुई नहीं थी, वो भी साहित्य है। जो स्क्रिप्ट है, जो टाइट बाउंड स्क्रिप्ट बनता है, वो भी एक साहित्य की विधा होनी चाहिए। नाटक है ना, अगर नाटक विधा है तो स्क्रिप्ट क्यों नहीं है? नाटक को मंच पे करते हैं और स्क्रिप्ट को कैमरे के सामने करते हैं, तो उसे विधा मानना चाहिए ना। जितने अच्छे हैं, जैसे मेरा नाम जोकर की स्क्रिप्ट है, दीवार की स्क्रिप्ट है, ये अवेलेबल है हार्ड बाउंड में। तो अगर हम इनको अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि सिनेमा में हर चीज की क्वालिटी और बेहतर होगी। बहुत 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 धन्यवाद सर। और अभी बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, अगली श्रृंखला भी इसको लेंगे। मेरी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि वर्तमान समय का सिनेमा है, गीत है, उसको किस दृष्टि से देखें, लेकिन चूंकि समय की अपनी एक सीमा है, तो अब हम समापन की ओर हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस मंच को पूरा तैयार किया, इतनी मेहनत से कंचनजंगा पत्रिका पूर्वोत्तर जैसी जगह से चला रहे हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं प्रदीप जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सादर आमंत्रित। सर शायद को मैं जानता भी हूँ,
लेकिन मैं उन सबको एक ही बार थैंक्स करता हूँ, मैं अलग-अलग से नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ मैं कमेंट्स में टाइप नहीं कर सकता बिकॉज़ ये तो फेसबुक पे है, तो वहीं जाके टाइप करना पड़ेगा। पर सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुना और जिन्होंने अपने-अपने कमेंट्स दिए। और अब आप प्रदीप, आपके पास माइक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम आपको और सुनना चाह रहे थे और लगातार दर्शकों की भी यही इच्छा थी, लगातार लोग जुड़े हुए थे, सवाल भी कर रहे थे। जैसा कि आपने कहा कि आप उन सवालों का जवाब देंगे लिखित रूप में। तो मैं आगे की औपचारिकता के लिए, जैसा कि पहले से हम सब जानते हैं कि यह व्याख्यान माला पद्मश्री तेमसुला आओ के नाम से चल रही है और यह आज का 15वां आयोजन था। मैं लगभग 3 वर्षों से आदरणीय तेजन शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सर एक कार्यक्रम सिनेमा पर मैं कंचनजंगा पटल की ओर से करना चाह रहा हूँ। तो आप यह समझ सकते हैं कि सर कितनी प्रतीक्षा हम लोगों ने की है इस कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जिस तरीके से आप पाठ्यक्रमों को लेकर के बातचीत कर रहे थे, जो चिंता आपने प्रकट की है वह बहुत ही वाजिब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य को सिनेमा से जोड़ने का जो एक काम है, और ख़ास करके जो पाठ्यक्रमों में सिनेमा शामिल हो पाया, उसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब इस बात से परिचित हैं और हम सब चाहते हैं कि इसको जिस तरीके से कोर पेपर के रूप में दूसरे प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं, उस रूप में इसको शामिल किया जाए। और आज की चर्चा में गीतों के माध्यम से जिस तरह से आपने कई बिंदुओं की ओर संकेत किया, मुझे लगता है कि यह किसी एक व्याख्यान के तहत सारी चीज़ें नहीं समेटी जा सकती है। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि किसी दूसरे विषय के साथ सर जल्द ही आप हमें समय देंगे और विस्तार से जो दर्शकों के सवाल हैं, प्रश्न आए हैं, उनको भी शामिल करते हुए आप बातचीत करेंगे। जब हम लोगों ने पोस्ट साझा की थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासाएं थी कि आप कुछ 80 के बाद के गीतों पर भी बातचीत करें, लेकिन हमारी भी एक सीमा है और एक व्याख्यान में जो केंद्र में रख कर के बातचीत होनी थी वह लगभग हुई। और कई महत्वपूर्ण संकेत, खास करके सिनेमा के गीतों के वैशिष्ट्य को लेकर और हिंदी गीतकारों की भूमिका को लेकर, गीतों को नए ढंग से समझने की जो एक दृष्टि होनी चाहिए, निश्चित रूप से आज का व्याख्यान हमें इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। तो कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से सर हम आपके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और इस गुजारिश के साथ कि यह व्याख्यान पहला और अंतिम नहीं है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष एक मैं और भी अपने दर्शकों को संकेत करना चाहूँगा कि मेरी जिज्ञासा और रुचि का विषय यह था कि पिछले 7 वर्षों से मैं अपने यहाँ सिनेमा का प्रश्न पत्र पढ़ाता हूँ और जब भी वह समय आता है जिस सेमेस्टर में सिनेमा का प्रश्न पत्र है, तब मैं सर से आग्रह करता हूँ कि सर आप अगर व्याख्यान देंगे तो हमारे लिए एक वह पृष्ठभूमि का काम करेगा। तो इस बार इसमें मैं सफल हो पाया कि सिनेमा का प्रश्न पत्र अभी हमारे यहाँ चल रहा है और सर ने हमारे निवेदन को बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, दर्शकों को आश्वस्त करते हैं कि जल्दी हम किसी दूसरे विषय के साथ सर को इस पटल पर सुनेंगे। तो पुनः सर कंचनजंगा पत्रिका की ओर से, दर्शकों की ओर से आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन और सूत्रधार की भूमिका निभा रही थी सोनम तोमर जी। बहुत ही कुशल संचालिका है, बहुत ही सक्रिय हैं, सिनेमा की गंभीर अध्येता हैं, उनका भी शोध कार्य सिनेमा से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे सवाल उन्होंने मुझे बताए थे कि ये सवाल मैं सर से करूंगी, संभवतः समय सीमा के कारण उन्होंने वो सवाल छोड़ दिए, या मैं समझता हूं कि जो उनके सवाल थे वो आपके वक्तव्य में आ चुके होंगे, इसलिए उन्होंने पृष्ठ प्रेषण नहीं किया होगा। तो मैं सोनम जी के प्रति भी कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और हमारे साथ जितने भी आज दर्शक जुड़े रहे, श्रोता जुड़े रहे, उनकी वजह से आज का यह आयोजन सफल हो पाया। और लंदन से हमारे बीच में तेजन शर्मा सर जुड़े हैं, वहाँ 2-2:30 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ 7 बज रहा है लगभग। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे, बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं, वो सर देंगे। तो मैं एक बार अपने दर्शकों के प्रति भी और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय तेजन शर्मा जी के प्रति, सोनम जी के प्रति
हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करते हैं हम, और जल्द ही किसी दूसरे कार्यक्रम में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।